हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विनी साइंस क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर राजकुमार सैनी। और हमने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी वीडियो वन शॉट स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैं आपको डिटेल एनसीईआरटी कवर करवा रहा हूं। हमने हेलो हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं बना चुका हूँ और यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम इसका पार्ट सेकंड कर रहे हैं। होप सो इसको 2 या 3 वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। बाकी कंप्लीट कराने से ज्यादा फोकस तो मेरा है भी ये चैप्टर आराम से कराऊं आपको, और डिटेल में कराऊं। मींस एनसीईआरटी की एक एक लाइन करवाऊं, साथ में उसका पूरा डिटेल जैसे मैकेनिज्म है या कुछ भी है वो सारा कुछ करवाता है। बाकी आप सभी लोग कमेंट में बता देना कैसे करवाना है, वैसे ही मैं करवा दूं। ठीक है। यहाँ तक अपना चैप्टर हो गया था वुड्स रिएक्शन तक। यहाँ वुड्स रिएक्शन में बस कुछ चीजें रही थी, वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी अपने यहाँ तक रिएक्शन कर लिया। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो इसका पार्ट फर्स्ट है। मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जिसमें 11th और 12th क्लास के मैंने एनसीईआरटी जो भी सीरीज कराई है या चैप्टर करवाया है उसके मैंने लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है 11th की अलग और 12th की अलग, आप अपने हिसाब से देखो। ठीक है। अपने करना था वुड्स रिएक्शन, अपने कर लिया था। हाँ, इस वुड्स रिएक्शन में कुछ चीजें रहेगी तो वो बताता हूँ। सुनो, एक वुड्स रिएक्शन में ये रह गया था, ये मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है? फ्री रेडिकल। पहले तो ये याद रखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो। अब सुनो, एक वुड्स रिएक्शन है, उसका एक ड्रॉबैक है भी, आप इससे इवन नंबर का कार्बन मतलब इवन नंबर की एल्केन बना सकते हो, ओड की नहीं बना सकते। ओड की क्यों नहीं बना सकते? जैसे देखो, अगर आपने मिथेन लिया या एक कार्बन लिया तो 1 + 1 कितने बन गए? 2। अगर दो दो कार्बन मान लो इथेन ब्रोमो इथेन का करा रहे हो तो दो और दो कितने बन गए? 4। मीन्स आपको पता है सारे के सारे नंबर कौन से आ रहे हैं? ओड नंबर, इवन नंबर नहीं है। अगर आप इवन नंबर की बनाने की मतलब ट्राई करोगे, जैसे इसने ये क्वेश्चन भी दिया, व्हाट विल हैपन इफ टू डिफरेंट एल्काइन। मीन्स आप एक ब्रोमो मिथेन ले रहे हो और एक ब्रोमो इथेन, तो इससे आपका मतलब प्रोडक्ट तो 3 वाला बन जाना चाहिए। बट इसमें होगा क्या? अगर आप मतलब दो टाइप की अगर आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराओगे तो उसमें एक प्रोडक्ट नहीं बनता, 3 प्रोडक्ट बन जाते हैं। कितने प्रोडक्ट बन जाते हैं? 3। और आपको पता है जो एल्केन बनेंगे वो पास पास वाले हैं, उनमें बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, तो आप उनको आसानी से अलग भी नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर मान लो आपने यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्क स्पेस है, देखो। अगर आपने मान लो ये ब्रोमोमिथेन है और ये ब्रोमो, आपने इन दोनों की रिएक्शन करवानी भी चाहिए, तो आपको पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन है। यहाँ कितने फ्री रेडिकल बनेंगे? मिथाइल भी बनेगा और इथाइल फ्री रेडिकल भी। अब देखो, इसमें 3 पॉसिबिलिटी। एक तो मिथाइल मिथाइल जुड़ेगा, वो तो आपको पता है इथेन बन जाएगा। अगर इथाइल इथाइल जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। और मिथाइल और इथाइल जुड़ेगा तो वो आपका क्या बनेगा? प्रोपेन। वो आपका क्या बनेगा? प्रोपेन। तो प्रोडक्ट कितने बन गए? 3। इथेन भी बन सकता है, ब्यूटेन भी बन सकता है और प्रोपेन भी। बट इन तीनों की आपको पता है भी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, तो आप इनका प्रोडक्ट को अलग करना बहुत ही मुश्किल होगा। और एक ही रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट बनेंगे तो वैसे भी पॉसिबिलिटी क्या होगी? कम। इसलिए ये रिएक्शन इसने लिखी। ये यहाँ इसने दे दिया भी अपने को, ये रहा, सिर्फ इवन नंबर की, ऑड नंबर की आप इससे नहीं बना सकते। और ये इसने यहाँ पूछा था क्वेश्चन, इसका आंसर भी अपने दे दिया कि अगर दो टाइप की आप एल्किल हैलाइड लेकर रिएक्शन करवाओगे भी तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3 टाइप। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3 टाइप। अब अपने चलते हैं आगे। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है ये कौन सा ग्रुप होता है? COOH। अगर आप इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये रहा ग्रुप, सोडियम एथेनोइड वगैरह बन जाएंगे। मीन्स H को आप रिप्लेस कर दो सोडियम की जगह, तो ये बनेगा तो इससे ना फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सुनो, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से बना लिया सोडियम एथेनॉल। अब ये रिएक्शन इंपोर्टेड क्यों है ये याद रखना। इसमें दो नाम दिए, वो आपको दोनों आप समझ देखो। फर्स्ट तो है डी कार्बोक्सिलेशन। डी शब्द कहीं लगा हो आपको पता है। डी का मीन्स क्या है? कोई ग्रुप बाहर जाएगा। कौन सा ग्रुप बाहर जाएगा? कार्बोक्सी मीन CO2 बाहर जाएगा, इसमें से ये वाला ग्रुप पूरा क्या जाएगा? बाहर। फर्स्ट तो ये हो गया। एक इसके अंदर याद रखना कैटालिस्ट लेते हैं सोडा लाइम। क्या लेते हैं? सोडा लाइम। ये लिखा भी इसने ये। सोडा लाइम याद रखना किस किस का मिक्सर होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। आपको याद हो तो इसको क्विक लाइम बोलते हैं, इसको आपको बताइए। सोडियम हो गया तो सोडा लाइम, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। तो इन दोनों को इकट्ठे रूप में क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। ये कैटालिस्ट लेते हैं। सिंपल सी है।
अगर आप सोडियम एथेनोइड कोई भी कार्बोक्सिलिक का सोडियम साल्ट है उसकी रिएक्शन अगर आप सोडा लाइम के साथ कराओगे तो ये क्या बन गया, मीथेन। और ये ऐसे ग्रुप बाहर हो गया, देखो ये हम आपको पूरा बता देते, समझ नहीं आ रही है। ये देखो, ये पूरा ग्रुप कर दो बाहर, Na2CO3 और H इसके साथ जुड़ी है तो ये क्या बन गया आपकी मीथेन, मीन्स आपकी एल्केन। फिर इसमें सबसे मेन बात याद रखना, यहाँ अगर दो कार्बन तो प्रोडक्ट कितने कार्बन का बन रहा है, एक। इसमें CO2 ग्रुप बार है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सीलेशन, डी कार्बोक्सीलेशन। आगे देखो रिएक्शन विधि है, यहाँ आपको ब्यूटेनोइक एसिड का साथ लिया तो आपको पता है ये CO2 तो बाहर जाएगा, तो जो आपकी एल्केन बनेगी वो एक कार्बन कम, तो यहाँ ब्यूटेनोइक था तो यहाँ क्या बन रही है, प्रोपेन। क्या बन रही है, प्रोपेन। और रिएक्शन सेम ही है, ये आपका सोडा लाइम। याद रखना सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को इकट्ठे रूप में क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। मैं आपको पूरा डिटेल में कराऊंगा, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा तो लगता है, पर आपको आराम से सुनो। देखो ये रिएक्शन लिखिए, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इनको सोडियम लाइम ओ सॉरी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कर रहे हो, देखो लिखा भी है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सर को क्या बोलते हैं, सोडियम सोडा लाइम। तो आपको एल्केन बनती है, और याद रखना ये लिखा हुआ वन कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि CO2 क्या जा रहा है बाहर, और इस ये देखो इसमें एलिमिनेट हो रहा है CO2, एक कार्बन ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है तो इसलिए इसने बोल भी दिया, इसको एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। और इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सीलेशन। ऑल्सो आपको समझ में, ये देख लो यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड था तो ये CO2 तो बाहर इसके साथ ये रहा, तो यहाँ पे ये देखो आपका ये बन गया प्रोपेन। अगर यहाँ मान लो प्रोपेनोइक एसिड होता तो यहाँ क्या बनती, इथेन। अगर मान लो यहाँ हेक्सेनोइक एसिड, मतलब एक कार्बन आप कम कर। अब सुनो, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। पहले सुनो इसके किसकी रिएक्शन करते हैं। इसमें आप लेते हो एक तो सोडियम एसीटेट, ये आप पता ही होगा इसको सोडियम बोलते हैं, और इस पूरे ग्रुप को CH3 C डबल वो माइनस को क्या बोलते हैं, एसीटेट ग्रुप। कौन सा बोलते हैं, एसीटेट ग्रुप। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा इसका बेसिक बताता हूँ। जैसे ये होता है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, CH3C OOH। याद हो तो आपको, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का यहाँ आप H हटा के अगर यहाँ सोडियम लगा रहे हो तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, CH3CO एसिटेट ग्रुप। और यहाँ सोडियम लग गया तो क्या बन गया, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। तभी ये रिएक्शन नीचे ने लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के। यहाँ H को जगह Na लगा दिया तो सोडियम एथिलेट बन गया था। इसको आप सोडियम एसिटेट ग्रुप भी बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ। इसको इसको सोडियम एथिलेट बोल देते हैं। अब सुनो सोडियम एसिटेट की आपने रिएक्शन करनी है पानी के साथ, और उनका क्या कराना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। मेन कैथोड और कैथोड और एनोड। एनोड आपको पता है क्या होता है, पॉजिटिव, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। बस आपको ये रिएक्शन याद रखनी है, कैथोड पे कौन सी होगी और एनोड पे कौन सी होगी। ये सुनो पहले टोटल रिएक्शन क्या है। जब आप सोडियम एसिडेट की रिएक्शन वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक तो एल्केन, यहाँ इथेन बनी है, यहाँ क्या बनी है, इथेन। और क्या बनेगा, CO2 H2O और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस आपको ये याद रखना है टोटल रिएक्शन, और कौन से पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे कौन सी होगी, कैथोड पे कौन सी होगी। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग रिएक्शन, ये आपका सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट ने दो Na को बाहर निकाल दिया, दो Na को क्या निकाल दिया, बाहर। तो ये आपका पास बन गया एसिटेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप बन गया, एसिटेट आयन। ये रहा एसिटेट। एसिटेट आयन ने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज की, मीन्स एक ने एक रिलीज किया, तो यहाँ पे देखो पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो अगर दो इलेक्ट्रॉन एक एक ने, दो ग्रुप है, अगर दो इलेक्ट्रॉन करेगा तो एक ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो यहाँ 6 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। और ये देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। और ये पूरा एसिटेट क्या बन गया, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एसिटेट। और इस CO2 को क्या निकाल दो बाहर, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास और इसका इसके पास। अब ये तो पूरा कंप्लीट CO2 बाहर हो गया, पर यहाँ क्या बन गया आपके पास, मिथाइल फ्री रेडिकल। और दो मिथाइल आपस के अंदर फ्री रेडिकल से रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बन गया आपके पास, इथेन। क्या बन गई, इथेन। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, सुनो एनोड पे कौन कौन बांधते हैं, एक तो इथेन और एक CO2, एक CO2, ये याद रखना।
और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी आपके पास, देखो इधर सोडियम तो बाहर गया ही है। अच्छा ये रहा कैथोड पे कौन सी रिएक्शन है, यहाँ ये रिएक्शन इजी हो जाएगी, देखो इसे ले लो, दो लिखो इसके साथ, दो वाटर, दो वाटर को आपने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, दो OH बन गए, दो ही क्या बन गए H, एच एच फ्री रेडिकल है तो वो क्या बन गया H2O बार, और ये दो OH बचे हैं, ऊपर आपको पता था क्या था, दो सोडियम, दो सोडियम, तो ये क्या बन जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, याद रखना। तो आपके पास ये कैथोड पे क्या बाहर जा रहा है H2, कैथोड पे क्या बाहर जा रहा है H2, बस ये रिएक्शन आपकी क्या होगी कंप्लीट, ये पूरी रिएक्शन इसे। अब सुनो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये आपको पता ही है। एल एल्केन को अपने इनर्ट बोलते हैं क्योंकि इनके पास आपको होता है पूरे पूरे सिंगल बॉन्ड है और पूरा स्टेबल कंपाउंड है और नॉन पोलर, क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ये लगभग क्योंकि इनमें देखो ये दिया भी है एल्केन आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनर्ट है इसलिए इनको पैराफिन बोलते हैं, आपको पीछे बताया था। पैराफिन मीन्स लिटिल एफिनिटी मीन्स इनकी रिएक्ट करने की पावर क्या है कम, इसने बताया भी कार्बन कार्बन के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड बना है, और इसमें आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है नहीं, तो पोलैरिटी बहुत ही कम, पोलैरिटी क्या है बहुत ही कम, और इनके बीच में बस वीक वान डेर वाल फोर्स होते हैं। और ये देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने मोलिकुलर वेट जैसे से ज्यादा की, अगर मोलिकुलर वेट कम है, जैसे मान लो कार्बन 1 से 4 है, मोलिकुलर वेट ही कम है तो कौन सी स्टेट होगी गैस की, और कार्बन 5 से 17 है, उसका मोलिकुलर वेट ज्यादा, तो उसकी कौन सी स्टेट होगी लिक्विड, और अगर 17 से ऊपर 18 मान लो 18 वाले कार्बन की चेन तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे सॉलिड, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सिंपल सा हो गया। कलरलेस है, ये बता ही देते हैं आपको। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ये आपको बता ही दिया, और आपको बताइए इनकी सोल्युबिलिटी तो कम ही होगी पानी में क्योंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड है, तो ये मतलब पेट्रोल वगैरह उनके अंदर जो आपके हाइड्रोकार्बन ऐसी है जो नॉन पोलर उनके अंदर तो डिजोल्व हो जाएंगे, पानी के अंदर क्या होंगे कम, ये तो सिंपल सही है क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक, ये इसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था आपसे, सिंपल से ये रहा सोल्युबिलिटी ऑफ एल्केन इन वाटर बेस्ड ऑन नॉन पोलर एल्केन्स, ये तो बताइए नॉन पोलर तो नॉन पोलर, पेट्रोल वगैरह इनके अंदर आप पेट्रोल वगैरह आप इनका यूज आपको पता है ड्राई क्लीनर वाले करते हैं, रिमूव मतलब हम ग्रीस के स्टेन है कोई भी तेल के स्टेन उनको याद दूर करने के लिए। तो ये यहाँ पे इसने हो जाता है, ये देखो एल्केन क्या है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक है, तो इनका पता है ये सोलिबिलिटी भी अपने जैसे ही होगी, ये देख लिखो नॉन पोलर है तो किसमें घुलेंगे नॉन पोलर क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक, ये तो सिंपल। अब सुनो बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने आपको पीछे कराया भी था, देखो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है मोलिकुलर वेट के, मोलिकुलर वेट, एक तो ये करो, ये अगर आपसे कह दे मीथेन और इथेन में बताओ तो ऑब्वियस सी बात है, मीथेन का मोलिकुलर वेट कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम, मीथेन का ज्यादा, अगर मान लो 3 कार्बन है जैसे प्रोपेन ब्यूटेन, जैसे जैसे अपने कार्बन ग्रुप बढ़ मान लो कार्बन का मोलिकुलर वेट बढ़ वैसे वैसे उसका मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा ज्यादा, और मोलिकुलर वेट आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है ब्रांचिंग पे, दूसरा याद रखना ब्रांचिंग वाला करवाया था आपको याद हो, जैसे एक एन प्रोपेन है या एन ब्यूटेन है, एक मान लो आइसो है, तो हमेशा आइसो वाले का क्या होगा कम, और अगर नियो वाला है मान लो ये एन पेंटेन है, ये आइसो पेंटेन है और एक नियो पेंटेन है, तो इसका सबसे कम, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग करोगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होता जाएगा कम, ये दो बातें याद रखना, फिर इसने ये दो बातें इसमें बताई आपको, ये देखो सारा ये है बॉइलिंग पॉइंट है, वो एल्केन डिफरेंट है उनका अलग अलग दिया हुआ है, और बॉइलिंग पॉइंट किसके साथ बढ़ता है इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास, इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास, और रीजन सब बताइए, अगर जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे उनमें इंटर मोलिकुलर वान डेर वाल फोर्स बढ़ेंगे, और ब्रांचिंग से कम क्यों होता है, ये मिलता है ना ब्रांचिंग वाला, ब्रांचिंग से कम इसलिए होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या होगा कम, सरफेस एरिया कम होगा, मान लो इसका और इसका कंपेयर करोगे तो इसका सरफेस एरिया क्या आएगा कम, तो वान डेर वाल फोर्स भी क्या होंगे कम, ये लाइन इसने दी है, ये देखो लिखा हुआ, ये देखो अपने पेंटेन के किए थे 3 आइसोमर थे, एक 2 मिथाइल ब्यूटेन था, एक 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये रहा ये 2 मिथाइल प्रोपेन, ये 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इन तीनों में आपको फर्क बताया, इनका बॉइलिंग पॉइंट फर्क क्यों, ये देखो लिखा इंक्रीज इन द ब्रांच चेन, अगर आप ब्रांच चेन में इंक्रीज कर रहे हो तो आपको पता है स्पीयर में क्या आएगा, सेप सेप स्पीयर के अंदर चेंज होगी, ये देखो स्मॉलर एरिया टू कॉन्टैक्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स स्फेरिकल मोलिक्यूल तो ओवरकम रिलेटिव लोअर टेम्परेचर, भी ब्रांच आप जैसे जैसे ब्रांच बढ़ाओगे उसका शेप या स्पीयर कम होगा,
और उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है या सरफेस एरिया वो क्या होगा, कम। तो वीक वांडरवाल फोर्स के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम। अब अपने करनी है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ नहीं था। एक तो वो तो पोलैरिटी वाला तो सिंपल से था, क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड है तो ऑब्वियस सी बात है नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होगा। सेकंड आपको बता ही दिया, बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो पहले तो देखो मोलिकुलर वेट, अगर मोलिकुलर वेट सबका सेम आ रहा है तो फिर देखो ब्रांच वाला, फिर देखो ब्रांच वाला। जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी तो उसका एरिया कम होगा। अब सुनो, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और ये आपको दिए हुए बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको सिंपल से ही देख लो। मीथेन है उसका मोलिकुलर वेट कम 16 है, देख लो। तो उसका हम बॉइलिंग पॉइंट भी क्या दिया है, कम। और जैसे जैसे अपने कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, देखो ये देखो डिकेन का, ये देखो जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ा, आपके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गए, इंक्रीज। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट याद रखना सीधा ही मॉलिकुलर मास पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली पोर्शनल टू मॉलिकुलर मास, ऑब्वियस सी बात है। ब्रांचिंग वाला नहीं। अब सुनो, केमिकल प्रॉपर्टी, आपको वैसे पता है एल्केन इनर्ट है तो कम ही रिएक्शन देगी, ये आपने बताया था। ये इनर्ट है तो एसिड और बेस के साथ क्या देगी, कम ही रिएक्शन देगी। बट फिर भी कुछ आप इनके कंडीशन लेके आप इनकी रिएक्शन करवा सकते हैं। ये देखो आगे दिया हुआ। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन। मीन्स आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करो और उसकी जगह क्या लगा दो, हेलोजन लगा दो। क्या लगा दो, हेलोजन। अब सुनो, हेलोजिनेशन का मीन बिल्कुल सिंपल सा है, आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करो। ये देखो लिखा हुआ, वन मोर हाइड्रोजन एल्केन कैन बी रिप्लेस बाय हेलोजन। सिंपल सा, हेलोजन ग्रुप आपको बताइए, एक्स ग्रुप, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप इनमें से कोई भी ग्रुप एस एच को हटाओ, उसको लगा दो। ये सिंपल सा है, सब्स्टिट्यूशन उसकी जगह आती है। देखो CH4 मीथेन है, अगर आप एक बार Cl2 से, ये याद रखना, ये भी फ्री रेडिकल मीथेन से, फ्री रेडिकल। Cl है सनलाइट के प्रेस में क्या बनेगा, Cl, फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। और याद रखना लगभग Cl2 है वो सनलाइट के प्रेस में लगभग आपको फ्री रेडिकल रिएक्शन ही देगा। और एक H रिप्लेस हुआ, HCl बना, तो यहाँ क्या लग गया, Cl, क्लोरोमीथेन। और ये रिएक्शन कितने टाइप से करा सकते हो आप, 3 बार और करवा सकते हो। H देखो दूसरे में क्या बन गया, डाइक्लोरोमीथेन, फिर एक H और रिप्लेस हो गया तो क्या बन गया, ट्राइक्लोरोमीथेन। और लास्ट के अंदर टेट्राक्लोरोमीथेन के बाद ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि अब कोई H ही नहीं बचा सब्स्टिट्यूट होने के लिए। ये सिंपल सी रिएक्शन थी। अरे यहाँ क्लोरीन ऐड करे तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। सब्स्टिट्यूशन क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्या ऐड हो रहा है, हेलोजेंस, ओ क्लोरीन वगैरह या हेलोजन वगैरह, ये होगी रिएक्शन आपकी। ये सिंपल सा दिया है, इससे आप मीथेन का भी कर सकते हो, इथेन का भी कर सकते हो, क्लोरो इथेन। और रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया है आपको, पता है फ्लोरीन फर्स्ट रिएक्शन देगा सबसे, फिर क्लोरीन देगा, फिर ब्रोमीन देगा, फिर आयोडीन देगा। ये इसने बताया इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। और कार्बन की बात करो यहाँ पे तो आपको पता है 3 डिग्री कार्बन ये रिएक्शन सबसे क्या देगा, फर्स्ट, क्योंकि उसका कार्बन केटाइन है या जो भी है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। 3 डिग्री कार्बन के टाइम या 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा क्या होगा इसका, स्टेबल। अब सुनो ये रिएक्शन, ये तो आप बताइए, द रेट ऑफ रिएक्शन एल्केन की तो आप हेलोजन की पूछो तो ये, और एल्केन की पूछो तो 3 डिग्री 2 डिग्री। अब यहाँ एक लाइन भी है, फ्लोरिनेशन है वो आपको पता है बहुत ही ज्यादा स्पीड होगा, टू वायलेंट वी कंट्रोल, उसको आप कंट्रोल करना आसान नहीं है। अब सुनो, आयोडाइजेशन है उसके अंदर आपको ना कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ते हैं। ये रिएक्शन बताओ क्यों, देखो ये सिंपल सा है वैसे, क्योंकि आपको क्या एच चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, ये रिएक्शन को क्या कर देगा, रिवर्स, क्योंकि रिड्यूस होता जाएगा। अपने को क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे और इस एच आई को कन्वर्ट कर देंगे I2, इसमें कन्वर्ट कर देंगे I2 में, मीन्स रिएक्शन से बाहर निकाल देंगे इसको। और I2 आपको पता है किसका पार्ट है, रिएक्टेंट, और उसका रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। ये सिंपल सा मेथड है। अभी आयोडाइजेशन आप कर रहे हो तो इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्यों लोगे, क्यों, क्योंकि एच आई है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिएक्शन, ये एच आई, एच को और आई को मान लो वापस इसको क्या बनाएगा, एल्किल हैलाइड बनने नहीं देगा, एल्किल हैलाइड बनने नहीं देगा, आई को जल्दी जल्दी रिप्लेस कर देगा I2 के अंदर, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट। तो अपने क्या चाहते हैं, ये खत्म भी हो जाए या ये I2 में वापस कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए क्या ले लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, जो इसको ऑब्जॉर्व करते जाए और रिएक्शन अपने किधर चलती जाए, फॉरवर्ड की तरफ चलती जाए। ये देखो लिखा गया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसमें क्या है, इसलिए HI2 और नाइट्रिक एसिड की प्रेस में रिएक्शन, और HiO3 या नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनकी प्रेस में भी रिएक्शन करवा सकते हैं। ये इसने लिखा है।
और ये आपको बताया था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो इसका आपको बताया 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहला इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मीन रुकना, इनिशिएशन में हमने फ्री रेडिकल का पढ़ा। मैं ये स्टेप आपको करवा, ये आपको समझ में आ गया। अगर आयोडीन वाला अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन, HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो जो एल्किल आयोडाइड बन रहा है उसको वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट करता जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप क्या लोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इसको क्या कर ले, I2 के अंदर कन्वर्ट कर दे और रिएक्शन वापस कितने चलती जाए, फॉरवर्ड की तरफ। अब सुनो, इनिशिएशन। सबसे पहले याद रखना, फ्री रेडिकल में इनिशिएशन स्टेप के अंदर फ्री रेडिकल ही बनेगा। और ये आपको पता है होमोलाइसिस, इस पे अपना इलेक्ट्रॉन, इस पे अपना, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपना ये अपना, ये बन गए क्लोरीन फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल आपको पता है बहुत ही एक्टिव ग्रुप है। ये सीधा जाके अटैक करेगा किस पे, ये देखो फर्स्ट ग्रुप है इनिशिएशन मीन, इसके अंदर होमोलाइसिस होगा और आपका क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब सुनो, प्रोपेगेशन मींस फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल ऐड होते जाएंगे और नए फ्री रेडिकल बनते जाएंगे। ये किसी भी ग्रुप पे जुड़ेंगे उसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखो HCl तो बाहर हो गया इसका H, पर ये क्या बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल। और मिथाइल फ्री रेडिकल अब आपको पता है इस ClCl के साथ और रिएक्शन करेंगे, अब फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेंगे। मींस फ्लोरीन, ओ सॉरी, क्लोरीन और मिथाइल फ्री रेडिकल बनते जाएंगे। लास्ट के अंदर ये सारे के सारे आपस के अंदर रिएक्ट करके रिएक्शन को टर्मिनेट कर दें। ये देखो, अब प्रोपेगेशन मीन ये रिएक्शन चलती ही जाएगी। अब एक मिथाइल है, ये आपका अभी बना था क्लोरोमीथेन, इसके साथ रिएक्शन करेगा डाई क्लोरोमीथेन बन जाएगा। ये देखो डाई क्लोरोमीथेन। अब लास्ट के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल बचे हैं उनको टर्मिनेट का मींस क्या है, फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल जोड़ दो और रिएक्शन को देखो कंप्लीट। क्लोरीन क्लोरीन Cl2 बन जाएंगे, मिथाइल मिथाइल ये इथेन बन गए और ये आपका क्लोरो इथेन बन गया। ऐसे करके ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, finish। और ये हो गया कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। हाँ, ये हो गया, ठीक है। 3 स्टेप थे। इनिशिएशन में फ्री रेडिकल बन रहा था, प्रोपेगेशन में ये रिएक्शन चेन की चेन ग्रोथ होती जा रही थी, और टर्मिनेशन में सारे फ्री रेडिकल आपस में ऐड हुए और रिएक्शन क्या होगी, खत्म। याद रखना हमेशा। अब सुनो कम्बिनेशन, ये भी से सिंपल सा है। इसका फॉर्मूला भी कह सकते हो और रिएक्शन को बैलेंस करके भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि मीथेन दे दिया, तो ये याद रखना आप, किसी भी कार्बन का अगर आप कम्बशन कर रहे हो, अगर हाइड्रोकार्बन है, तो याद ही रखना हमेशा उसके अंदर एक तो CO2 बनेगा, एक H2O बनेगा, और लाइट हीट वो तो बनना ही बनेगा। पर अपने को मेन इससे कोई भी हाइड्रोकार्बन आपको दिया, एल्केन में से कोई भी हाइड्रोकार्बन, वो मान लो एल्केन दिया CH2, तो इसको बैलेंस करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। और बैलेंसिंग नहीं करनी तो ये आप, एक मिनट, आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ये आपको पता है एल्केन का, तो O का कितने, O कितने लेने थे, 3N+1 2, और ये NCO2 बनेंगे और वाटर कितना बनेगा, N+1 H2। या आप रिएक्शन को बैलेंस कर, रिएक्शन क्या करना बैलेंस, फिर भी आपका आंसर वही है। और ये इसका पूरा ये जर्नल है पूरे एल्केन का। अगर आपको ये याद रहता है तो और ही बढ़िया, नहीं तो आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो भी है। क्योंकि अगर आप कोई भी हाइड्रोकार्बन का कम्बिनेशन करते हो तो बनेगा क्या, CO2 एंड वाटर, CO2 एंड वाटर। और ये तब बनेगा जब इसका कंप्लीटली आपने कन्वर्शन कर दिया। अगर आपने कंप्लीटली कन्वर्शन नहीं किया तो ये देखो पहले लिखा है उसने, एल्केन है हीटिंग प्रेजेंस ऑफ एयर, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर आपने कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं किया तो ये देखो लिखा हूँ, अगर इनकम्प्लीट कर रहे हो, अगर एयर ही आपको पता है कम है, ये देखो लिखा हूँ इनसफिशियंट ऑफ एयर डाइऑक्सिन, कार्बन ब्लैक, सिर्फ क्या बनेगा कार्बन, सिर्फ क्या बनेगा कार्बन, जिसका यूज आपको पता है इंक प्रिंटर इंक वगैरह में करते हैं ब्लैक पे। मतलब आप कार्बन का कम्बिनेशन करो और ऑक्सीजन पूरी ना, तो CO2 तो कन्वर्ट होगी नहीं, सिर्फ क्या बनेगा कार्बन, सिर्फ क्या बनेगा कार्बन। ये देखो मीथेन है ऑक्सीजन, पर यहाँ क्या किया, इनकम्प्लीट कम्बिनेशन। अगर कंप्लीट कम्बिनेशन होता तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, कंप्लीट होता तो CO2 और H2, ये तो था कंप्लीट का जो मैंने ऊपर बताया। अगर इनकम्प्लीट कर रहे तो देखो यहाँ पे सिर्फ कार्बन सॉलिड के रूप में, कार्बन ब्लैक बोलते हैं इसको, ये लिखा हुआ कार्बन ब्लैक। अपना कंट्रोल ऑक्सीडेशन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मीन है आप अलग अलग तरीके से ऑक्सीडेशन कराओ, अलग अलग इसमें कैटलिस्ट लो और प्रोडक्ट भी क्या बना सकते हो अलग अलग। कंट्रोल का मीन है आप मतलब प्रेशर, जो भी है प्रेशर है टेम्परेचर है उसके हिसाब से, कैटलिस्ट के हिसाब से
आप एक ही चीज का अलग अलग ऑक्सीडेशन करवा के अलग अलग बना सकते हैं। देखो यही मीथेन, यही मीथेन, यही मीथेन। अगर आप मीथेन का अगर आप मीथेन का कॉपर की प्रेजेंस और इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर मतलब ड्रास्टिक कंडीशन होगी, जैसे 100 एटमोस्फेयर बहुत ज्यादा होगी, ये बन गया मेथिन। मीन्स कौन सा ग्रुप बन गया? अल्कोहल। और अगर आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले रहे हो तो क्या बन रहा है आपके पास? एल्डिहाइड, मिथेनल ग्रुप। ये आपको याद रखना है, सिंपल। और ये मैग्नीज एसीटेट, ये आपको पता है CH3CO, ये पीछे भी आया था ग्रुप, एसीटेट, मैग्नीज एसीटेट। इसमें आपका क्या बन रहा है? इथेनोइक एसिड। देखो इसमें बन रहा है अल्कोहल, इसमें क्या बन रहा है? एल्डिहाइड, इसमें क्या बन रहा है? एसिटिक एसिड। फर्क किसका है? कैटलिस्ट का। फर्क किसका है? कैटलिस्ट का। इसलिए इसने बोला एल्केन को आप हीट कर सकते हो, रेगुलर सप्लाई ऑफ डाइऑक्सिन, हाई प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। तो आप अलग अलग इससे क्या बना सकते हो? प्रोडक्ट। और ये सिंपल सा इसने दिया। अगर यहाँ टर्सरी एल्केन लोगे और उसका आप स्ट्रॉन्ग KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करोगे तो वो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। याद रखना ये 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन वन है। CH3CH, ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री एल्केन। 3 डिग्री एल्केन का आप KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो आपके पास क्या बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल, 2 मिथाइल प्रोपेन, यहाँ पे लिखे। एल्केन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, भी एल्केन का आप ऑक्सीडेशन वैसे नहीं कर सकते, पर जिनके पास आप याद रखना टर्सरी एटम के पास या टर्सरी कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम, उसको आप ऑक्सीडाइज करवा सकते हो और किसमें बदल सकते हो? अल्कोहल में। किसमें बदल सकते हो? अल्कोहल में। ये इसने बताया। अब सुनो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये वैसे सिंपल सही है। अगर आप एन हेक्सेन या एल्केन को एन हाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो, तो वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो इससे एक क्या बन गया? 2 मिथाइल पेंटेन, और एक क्या बन गया? 3 मिथाइल पेंटेन। ये सिंपल सही है। अगर आप एन एल्केन है उसको हीटिंग कर रहे हो प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस AlCl और HCl की प्रेजेंस में, तो वो अपने आइसोमरिक ब्रांच के अंदर बन जाता है। और मेजर प्रोडक्ट इसमें दिए, इसमें और सारे प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, पर मेजर और माइनर इसमें दिए हैं। और आपको इतना डिटेल नहीं करना, आपको बस सिंपल सा याद रखना है।